बुद्ध पूर्णिमा है। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने यहां लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में पूजा की, पवित्र पुष्करणी तालाब और अशोक स्तंभ की परिक्रमा की। भारत की मदद से बने बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर के भूमि पूजन में भी शामिल हुए। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल दौरे को धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। कूटनीतिक नजरिए से भी इस दौरे से खास मायने निकाले गए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरे से प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक तौर पर चीन को करारा जवाब दिया है। बदन पर पीला कुर्ता, चेहरे पर चिर परिचित चमक, सधा हुआ अंदाज। बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह के 8:10 पर दिल्ली से रवाना हुए। उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद पीएम मोदी का वायुयान कुशीनगर पहुंचा, जहां उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने किया। इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर में सवार हुए और नेपाल के लुम्बिनी के लिए उड़ान भरी। भारत का तिरंगा हाथ में लिए खड़े थे। हर कोई पीएम मोदी की एक झलक पा लेना चाहता था। लुम्बिनी में पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा मौजूद थे। वेलकम के बाद प्रधानमंत्री का काफिला सीधे महामाया देवी मंदिर के लिए निकल पड़ा। महामाया देवी मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर का भ्रमण किया। पीएम मोदी किसी आम श्रद्धालु, किसी आम बौद्ध भिक्षु की तरह मंदिर में प्रार्थना करते नजर आए। मंदिर में भ्रमण के दौरान पीएम मोदी बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत करते भी दिखे, एक एक चीज के बारे में बारीक जानकारी लेते दिखे। आपको बता दें, महामाया देवी मंदिर गौतम बुद्ध की माता माया देवी के नाम पर बना है। मंदिर परिसर में पवित्र पुष्करणी तालाब है। थोड़ी देर के पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम शेर बहादुर देउबा के साथ पवित्र पुष्करणी तालाब पर पहुंचे। तालाब के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में एक बोधि वृक्ष को पानी से सींचा। दुनिया भारत और नेपाल के मधुर संबंधों की गवाह बन रही है। माया देवी मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की मदद से नेपाल में बन रहे बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर का भूमि पूजन किया। सम्मा संबुद्धास्स बुद्धं। भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। सुरक्षा की चिंता किए बगैर पीएम मोदी हाथ में तिरंगा लिए भारतीयों के पास पहुंचे और उनका हालचाल जाना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बच्चे ने उसकी पेंटिंग दिखाई। बच्चे ने कागज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनाई थी। बच्चे ने पीएम से इस फोटो पर ऑटोग्राफ मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चे की इच्छा पूरी की और फोटो पर ऑटोग्राफ दिए। पीएम मोदी कूटनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीएम मोदी की नेपाल यात्रा चीन के लिए एक संदेश है। नेपाल में चीन के इशारे पर नाच रहे केपी ओली जब से सत्ता से बाहर हुए हैं, तभी से भारत के पास नेपाल से रिश्ते मजबूत करने का बड़ा मौका है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इस बातचीत के बाद पीएम देउबा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल लंच दिया गया।
2014 के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा है। वहीं 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से उनकी ये पहली नेपाल यात्रा है। पीएम मोदी ने अपनी पिछली यात्रा में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर, जनकपुर धाम में जानकी माता मंदिर और मस्तंग में मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। लुम्बिनी से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त रहते किसी भी परीक्षा की तैयारी में विश्वास रखते हैं। अब 2024 की बारी है। 2024 की चुनावी परीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है, ये सभी जानते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी कैबिनेट के साथ एक डिनर करने वाले हैं और राजनीतिक जानकार जो हैं वो ये मान रहे हैं कि ये डिनर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी खास होने वाला है। बिल्कुल, डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे के तहत हुए कामकाज की रिपोर्ट लेंगे, बल्कि आने वाले 6 महीने और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी एक नया टास्क यहां पर दे सकते हैं। नेपाल में डिप्लोमेसी और शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के दर्शन और अब लखनऊ में योगी के मंत्रियों को सुशासन का पाठ। प्रधानमंत्री मोदी की मेहमान नवाजी के लिए खुद सीएम आदित्यनाथ और उनकी आधी कैबिनेट तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी आज योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर डिनर करेंगे। मौका महज खाने खिलाने का नहीं है, बल्कि सीएम आवास में पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी के कैबिनेट के सहयोगियों को गुड गवर्नेंस के टिप्स देंगे। अपनी सरकार का एजेंडा मंत्रियों को बताएंगे और उन्हें अपनी सरकार की प्राथमिकताएं भी गिनाएंगे। प्रधानमंत्री करीब 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। उनका ये पूरा दौरा तकरीबन 3 घंटे का है, जिसमें 45 मिनट को रिजर्व रखा गया है। 25 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में 3 घंटे तक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालीदास पर बैठक होगी और इस बैठक में मौजूदा सरकार के सभी मंत्री, चाहे वो कैबिनेट हो, राज्य मंत्री हो या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सभी से प्रधानमंत्री रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे और बताएंगे कि आगे कैसे गुड गवर्नेंस के एजेंडे को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पर अगर हम ये 5 कालीदास का चौराहा है, यहीं से मुख्यमंत्री आवास के लिए भी रास्ता जाता है। इस चौराहे को सजा दिया गया है। योगी के दूसरी बार सीएम बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार उनके घर जाएंगे। योगी ने सभी मंत्रियों को इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली जाकर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को इस भोज के लिए न्योता दिया था। पीएम मोदी दूसरी बार यूपी के सीएम के घर पर डिनर करेंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। आज प्रधानमंत्री की होने वाली ये 3 घंटे की मैराथन बैठक अपने आप में तमाम सियासी मायने भी रखती है। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उस बैठक में कहा जाए कि विपक्षी दलों को भी बुलाया गया था, लेकिन आज इस बैठक में विपक्षी दल आमंत्रित नहीं है, जिसको लेकर तमाम सियासी चर्चाएं, सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि 2024 के एजेंडे को तय करने के लिए गुड गवर्नेंस का रोड मैप तैयार हो रहा है और उसी को लेकर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी माना जा रहा है। सीएम योगी के आवास पर यह दूसरी बार डिनर का आयोजन हो रहा है। इससे पहले 2017 में यानी पहले कार्यकाल में सरकार बनने के बाद भी प्रधानमंत्री के लिए डिनर का आयोजन किया गया था। उसी तर्ज पर इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ के डिनर में शिरकत करेंगे, लेकिन एजेंडा थोड़ा बदला हुआ है। इस बार ये शाम सिर्फ योगी सरकार के मंत्रियों के लिए है, जिसमें प्रधानमंत्री न सिर्फ कामकाज की रिपोर्ट लेंगे बल्कि आगे का रोड मैप भी बताएंगे। ये डिनर मंत्रियों के संग इसलिए भी है ताकि सभी मंत्री, जिनमें कई नए हैं, उनके साथ पीएम मोदी का परिचय हो। इसके अलावा 100 दिन के उनके एजेंडे में कितना काम हुआ है ये समझा जाए। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों को अगले 6 महीने के लिए नया टास्क भी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर हैं और 2024 में चुनाव को देखते हुए पार्टी के संकल्प पत्र को जल्द से जल्द पूरा करने का मंत्र मंत्रियों को दे सकते हैं।
डिनर से पहले पीएम मोदी सभी मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान सभी मंत्रियों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। पीएम उनसे गवर्नेंस का फीडबैक लेंगे और उन्हें गवर्नेंस का अपना नजरिया बताएंगे। पीएम रात को 9 बजे वापस दिल्ली चले जाएंगे। संतोष शर्मा, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। आज बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र दिन है और आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। आज सुबह से ही नदियों में आस्था की डुबकी का सिलसिला शुरू हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच आधी रात से ही स्नान शुरू हो गया। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। नर्मदा नदी में भी भारी संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई। बैसाख महीने की पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जुटा भक्तों का सैलाब। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा नदी में ये पवित्र स्नान से पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। इसी आस्था को फलीभूत करने के लिए हरिद्वार में आधी रात के बाद से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। हरि की पैड़ी में सुबह के वक्त आस्था की डुबकी लगाने वाले भक्तों का हुजूम दिखा। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और हम लोग परिवार के साथ स्नान करने आए हैं। आज के दिन का बहुत महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा है तो आप देख रहे हैं काफी देर से श्रद्धालु आए हुए हैं। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। कैसा लग रहा है गंगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बैसाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसे में आज सुबह से ही देश भर की पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी भारी तादाद में श्रद्धालु नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। आज बैसाख पूर्णिमा है और ये माह का आखिरी पूर्णिमा है बैसाख का, तो बहुत महत्व रखता है। और शायद आज सुना है मैंने कि 5 तिथियां एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, तो उस वजह से शायद ज़्यादा महत्व है। और ये नर्मदा का पावन स्थान है, यहाँ पे लोग आते हैं, पूजन करते हैं, अपने पुण्य अर्जित करते हैं। पूर्णिमा के मौके पर मां गंगा की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। यही वजह है कि इस पावन मौके पर गंगा स्नान का सिलसिला दिन भर जारी रहता है। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। भीड़ में किसी को कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान में बुद्ध पूर्णिमा को आस्था और विधि विधान से लोग मानते हैं। वैसे बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर एक और देश में रौनक देखने लायक होती है। यहाँ भगवान बुद्ध का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। जी हाँ, देखिए थाईलैंड के पाथुम पानी में बुद्ध मंदिर को इस मौके पर 2,10,000 LED दीपों के साथ सजाया गया। इन दीपों के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं की नुमाइश भी की जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा पर जगमगाते दिए, रोशन हुआ थाईलैंड का पाथुम मंदिर। अनोखे अंदाज में मनाया गया भगवान बुद्ध का जन्मदिन। बैसाख महीने की पूर्णिमा पूरी दुनिया में बौद्ध पूर्णिमा के तौर पर मनाई जाती है। जिस देश की करीब 95% आबादी बौद्ध धर्म से जुड़ी हो, वहाँ तो ये पावन पर्व और भी खास हो जाता है। थाईलैंड के पाथुम थानी बौद्ध मंदिर में 2,10,000 LED दिए जलाकर भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव का जश्न खास तौर पर मनाया गया।
इन दियों की रोशनी से मंदिर का पूरा परिसर जगमगा उठा। ये दिए सिर्फ रोशनी ही नहीं बिखेर रहे हैं, बल्कि इस रोशनी से भगवान बुद्ध की पूरी जीवन यात्रा दर्शाने की कोशिश की गई है। थाईलैंड में भगवान बुद्ध के जन्मदिन को वेसाक डे या बुद्धा डे के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों दीप प्रज्वलित करने के बाद पाली भाषा में प्रार्थना की गई। धम्मकाया मंदिर में इस पावन मौके का हिस्सा बने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मंदिर परिसर के ये लाखों दिए भी लोगों की अनंत आस्था से रोशन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की। उत्तराखंड के चमोली में 15,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन व्यवस्थाओं को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कपाट खुलने से पूर्व हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। निर्णय ये लिया गया है कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है और एक दिन में केवल 5,000 श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब के लिए जा पाएंगे। ये आस्था की डोर ही है जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक खींच लाती है। ये विश्वास की डोर ही है कि श्रद्धालु उन कठिन रास्तों की भी परवाह नहीं करते। 15,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में लोगों की आस्था ही है कि हर साल यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ केवल पंजाब से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग मत्था टेकने आते हैं। वैसे तो हर साल 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते थे, लेकिन इस बार 3 दिन पहले यानी 22 मई को ही कपाट खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार ने इस बार रोजाना 5,000 श्रद्धालुओं की यात्रा का फैसला किया है। सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में मिल बैठकर ये फैसला किया है कि प्रतिदिन 5,000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन दीदारे कर सकते हैं। 4 धाम की यात्रा भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और सरकार द्वारा 2 ऐप बनाए गए हैं जिन पे आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ई पास ले सकते हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके लिए श्रद्धालुओं को registration@touristcare.uk.gov.in साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा तो आप ऋषिकेश में पंजीकरण केंद्र में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन केस इन दोनों में से कोई यात्री पास नहीं बनवा पाता, टाइम की कमी कारण या कोई यानी दूसरी प्रॉब्लम कारण, तो आप गुरुद्वारा ऋषिकेश में आकर वहाँ पे एक काउंटर लगा है, उस पे आप अपना ई पास बनवा सकते हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों तक ना तो 4 धाम यात्रा हुई और ना ही हेमकुंड साहिब की यात्रा, लेकिन इस बार इसे शुरू किया जा रहा है। इस बार हेमकुंड साहिब में बर्फ भी पूरी तरह पिघल चुकी है और भारतीय सेना द्वारा यहाँ रास्तों से ग्लेशियर काटकर रास्ता भी पूरी तरह खोल दिया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा थोड़ी आसान होगी। 19 मई को गुरुद्वारा ऋषिकेश से उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आईटीबीपी के जवानों की योग साधना। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर।
एक सोच अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। स्टॉप। चलिए चाय पर चर्चा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। Presented by Patanjali Kesh Kanti Herbal Hair Expert Oil, scientific व effective solution. बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल के लुम्बिनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। बोले नेपाल हमेशा से रहा भारतीयों की आस्था का केंद्र। बुद्ध विचार भी, संस्कार भी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं भारत और नेपाल। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष का दावा, कुएं में मिला 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग। मुस्लिम पक्ष का इनकार, कल कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। TRAI स्थापना के रजत जयंती कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन। 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। रजत जयंती के मौके पर डाक टिकट का भी करेंगे शुभारंभ। चलिए अब बात कर लेते हैं IPL के धमाल की। IPL में आज दिल्ली और पंजाब के बीच भिड़ंत होगी। दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है, लिहाजा दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर आपको देखने को मिलेगी। देखिए IPL हो और जबरदस्त टक्कर ना देखने को मिले, थोड़ी सी कसक रह जाती है। इसलिए दोनों टीमों ने अब तक आपको बता दें कि 6-6 मैच जीते हैं। प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार रखने के लिए आज दोनों ही टीमों को जीत की सख्त जरूरत है। लिहाजा तय है कि मैच जीतने के लिए दोनों टीमें पूरा दम लगा देंगी और दर्शकों का पैसा वसूल मैच यहां पर आसानी से देखने को मिल सकता है। No timing there either, straight to Jansen. But look upstairs. The fizz we out there. आज IPL के मैदान पर दो ऐसी टीमें होंगी जिन्हें हर हाल में जीत की दरकार है। दिल्ली और पंजाब दोनों ही एक जैसे हालात से गुजर रही हैं। एक हार इन्हें प्लेऑफ की रेस से तकरीबन बाहर कर देगी, यानी प्लेऑफ की उम्मीद बनाए रखने के लिए आज जीत की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। दोनों ही टीमों के 6-6 जीत के साथ 12 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट के आधार पर दिल्ली 5वें और पंजाब 7वें स्थान पर है।
दोनों टीमों के लिए अच्छी बात यह है कि दोनों पिछले मैच में मिली जीत के साथ इस मुकाबले में उतरेंगे। पंजाब किंग्स ने पिछले मैच में जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 54 रन से मात दी थी, वहीं दिल्ली ने राजस्थान जैसी मजबूत टीम को हराया था। पंजाब खेमे के लिए गुड न्यूज ये है कि जोनी बेयरस्टो फॉर्म में लौट आए हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए शुभ समाचार ये है कि मिचेल मार्श ने पुरानी रंगत फिर से हासिल कर ली है। पृथ्वी शॉ भी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जबरदस्त घमासान होगा, क्योंकि दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। आंकड़ों पर गौर करें तो दोनों टीमों के बीच कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पंजाब ने 15 और दिल्ली कैपिटल्स ने 14 में बाजी मारी है। वहीं सीजन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से मात दी थी। जाहिर है दिल्ली जहां इस प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, वहीं पंजाब दिल्ली से पिछली हार का हिसाब चुकता करने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आईटीबीपी के जवानों की योग साधना। ये आम योग साधना तो बिल्कुल नहीं, बल्कि बर्फीली पहाड़ियों पर जमा देने वाली हवा के बीच में योग साधना किस तरह से कर सकते हैं, अदिति बताएंगी। जहां जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। दरअसल पूरे देश में योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। जवानों की ये योग साधना योग दिवस की तैयारियों का ही हिस्सा है। ये योग दिवस से पहले हिमवीरों के हाई जोश और हाई योग की तस्वीरें हैं। बर्फ और हवा के बीच 15,000 फीट की ऊंचाई पर देश के जवान योग कर रहे हैं। पंद्रह 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाले अप्रतिम योग की तस्वीरें रोमांचित करती हैं, अचंभित करती हैं और देश की सेवा में जुटे इन जाबाजों के देश प्रेम को योग के साथ अंगीकार करती हैं। 21 जून यानी योग दिवस की तैयारियां तेज हैं। उत्तराखंड में हिमालय की बर्फ से ढकी इन हसीन वादियों में आईटीबीपी के जवान योग अभ्यास कर रहे हैं। अलग अलग योगासन से योग दिवस के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इनकी तैयारी बता रही है कि ये लोग योग दिवस के लिए कमर कस चुके हैं। पिछले साल आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया था, तो इस बार ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए हमारे लिए वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए रीवा की धरती उगलेगी हीरे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल।
नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है। सर्वे में किसे क्या दिखा, अलग नजर या नजरिए का फर्क, ज्ञानवापी पर क्यों घमासान, क्या सर्वे से निकलेगा समाधान। देखिए 7 बजे 7 सवाल मेरे यानी अनंत भट्ट के साथ शाम 7 बजे। श्वेता वो गाना सुना है? कौन सी? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। अब पूछो कि मैंने जिक्र क्यों किया? क्यों किया भाई? क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर उम्मीद इस बात की बन गई है कि शायद हीरे मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की कहानी है, बाकी कहानी श्वेता बताएंगी। बिल्कुल, पन्ना की तमन्ना तो है कि हीरा मिल जाए, लेकिन उसके लिए दिल और जान जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम जितनी भी लड़कियां, मुझे लगता है आप सबको हीरा तो ऑफ कोर्स पसंद है, ये पूछने के सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे हीरे की बात आती है आंखें चमक जाती है। नहीं बिल्कुल, और ये जो स्टोरी है थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, लेकिन हीरा तो दिखा दीजिए। सबके पास है, राइट? सबने कुछ ना कुछ पहना हुआ है, राइट? तो इसलिए ये खबर जो है खास करके हमारे इंटरेस्ट की भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको बता दें, जैसा कि शगुफ्ता ने आपको बताया, रीवा की चर्चा हो रही है। दरअसल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रीवा का सर्वे किया है। इस सर्वे के बाद कहा जा रहा है कि यहां 3 डायमंड ब्लॉक्स की पहचान हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इन ब्लॉक्स में भारी मात्रा में हीरे मिल सकते हैं। हीरे जिनकी चमक की दुनिया दीवानी है, हीरे जिनकी खोज में लोग जमीन की गहराइयों को नाप डालते हैं, हीरे जिनकी एक झलक चेहरे पर मुस्कान ले आती है,
हीरा जिसे देखकर एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। उसी हीरे की खदानों का एक नया ठिकाना हिंदुस्तान में मिल जाने की संभावना जताई गई है। अभी तक हीरा खदानों के लिए आपने मध्य प्रदेश के पन्ना का नाम ही सुना होगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश के रीवा में भी हीरों की खदान होने की संभावना जाहिर की गई है। अगर अनुमान सटीक बैठा तो रीवा की धरती भी हीरे उगलेगी। आखिर इस संभावना का आधार क्या है, अब ये भी जान लीजिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे 1 साल से चल रहा था। सर्वे में 3 डायमंड ब्लॉक्स की पहचान। सर्वे में सोहागी, पूर्वा और मझगवां में 3 डायमंड ब्लॉक्स चिन्हित। सर्वे में करोड़ वर्ष पुराने किम्बरलाइट चट्टानों की पुष्टि हुई। इस सर्वे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ भारी मात्रा में हीरे हो सकते हैं। हीरों की तलाश के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफर दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित कंपनियां हीरों की खोज का काम शुरू कर देंगी। राज्य शासन द्वारा एक ऑक्शन ब्लॉक यहाँ पर बनाया गया है, जिसको टेंडर प्रक्रिया में लाया गया है, जिसमें सुहागी, मझगवां और पूर्वा गांव आते हैं। उसमें डायमंडधारी चट्टानें मिलने की संभावनाएं हैं और इसमें कंपोजिट लाइसेंस के माध्यम से इसको शासन द्वारा दिया जाएगा, जिसमें जो कंपनी इसको खरीदती है तो वो पहले पूर्वेक्षण और सर्वेक्षण का कार्य करेगी। इस इलाके में हीरे मिलने की संभावना इसलिए भी मजबूत है कि ये इलाका प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। पन्ना के डायमंड बेल्ट से जुड़ा होने के कारण भी यहाँ हीरे होने की संभावनाओं को बल मिलता है। विंध्याचल एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो कि पन्ना, छतरपुर और रीवा सबको कवर करता है। तो अपने यहाँ पे भी संभावना डायमंड की भविष्य बहुत बढ़िया है। अगर इस पे प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेके फॉरेन की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं तो इस पे काम करके रीवा एक डायमंड का हब अपना मध्य प्रदेश देश में क्या वर्ल्ड के हर कोने में डायमंड का हब बन सकता है। मध्य प्रदेश में हीरा निकालना कोई नई बात नहीं है। पन्ना जिले में सालों से हीरा निकलता रहा है। हीरे की खोज ने कई लोगों की किस्मत इस इलाके में बदली है। पिछले दिनों पन्ना में एक मजदूर को हीरा मिला था, जिसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए आंकी गई थी। अगर रीवा में भी ऐसे ही हीरे मिलते हैं तो इस इलाके की किस्मत भी चमकने लगेगी। विजय कुमार, रीवा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम वाली गुड न्यूज की। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब मौसम का मिजाज ठंडा ठंडा कूल कूल होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर मौसम विभाग ने वो गुड न्यूज दे दी है जिसका इंतजार काफी दिनों से था। मौसम विभाग ने दावा किया है कि हीट वेव से फिलहाल लोगों को राहत मिलने वाली है और मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बारिश की बूंदें पड़ने वाली हैं। मौसम की गुड न्यूज बस आने वाली है। चुभती जलती गर्मी से राहत मिलने वाली है। सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से छुटकारा मिलने वाला है। जी हां, मौसम की जिस गुड न्यूज का आपको इंतजार था, मौसम विभाग ने वो गुड न्यूज सुना दी है। So it will be a good relief and gradually from tomorrow onward there will be no heat wave over North India. यही है, this is the latest and अभी आगे के ओर जो है थंडरस्टॉर्म, डस्टॉर्म होगा। यानी मौसम विभाग के मुताबिक झुलसा देने वाली गर्मी से अब राहत मिलने वाली है, या फिर यूं कहें कि मौसम का मिजाज अब करवट ले चुका है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में न सिर्फ गर्मी कम हुई है, बल्कि उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। 20 मई तक पहाड़ों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में मध्यम स्तर की बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन दक्षिण भारत में हालात जुदा हैं। केरल में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत भी बढ़ने लगी है। ये तस्वीरें कोच्चि की हैं, जहां झमाझम बरसात के बाद जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग पहले से केरल और लक्षद्वीप में 5 दिन लगातार भारी बारिश की चेतावनी दे चुका है। केरला एंड अदर एरिया में बिकॉज लोकल सर्कुलेशन में हेवी रेनफॉल रहेगा। केरला कोस्टल कर्नाटक।
साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस बार मानसून जल्दी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मानसूनी बादल अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों की तरफ बढ़ सकते हैं। भले ही पहाड़ी इलाकों और दक्षिण भारत में बारिश का अनुमान है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में अगले 2 दिन तक हीट वेव की स्थिति रहने वाली है। इसके बाद ही राहत मिलने के आसार हैं। भले ही मैदानी इलाकों में बारिश वाली ठंडक अभी दूर है, लेकिन पहाड़ों और दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज उम्मीद देता है कि मौसम वाली गुड न्यूज जल्द मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे पुलिस स्टेशन की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल में, जहां ब्रिटिश काल के एक पुराने पुलिस स्टेशन को एक नया सा रूप दे दिया गया है और पुलिस स्टेशन बन गया है राज्य का पहला पुलिस म्यूजियम। क्या बात है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि पुलिस स्टेशन पुलिस म्यूजियम बन जाए। दरअसल बैतूल में आज़ादी की लड़ाई के दौरान कुछ क्रांतिकारियों ने इस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके बाद इसी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया। म्यूजियम में तब्दील हुए इस पुलिस स्टेशन में आज भी वो दस्तावेज मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में मौजूद ये म्यूजियम कोई आम म्यूजियम नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम है। दरअसल बैतूल जिले की स्थापना को 200 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर इस खास म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। बैतूल का ये म्यूजियम यूं ही खास नहीं है, बल्कि इसका जिक्र इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है और उसकी झलक इस म्यूजियम में साफ देखी जा सकती है। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत के वक्त ये म्यूजियम एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था, जिसे आजादी की लड़ाई के दौरान शहीद स्वतंत्रता सेनानी विष्णु सिंह गोंड ने आग के हवाले कर दिया था। विष्णु सिंह जी ने जिन्होंने घोड़ाडोंगरी में डिपो जलाया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, और रानीपुर थाने में जो आक्रमण किया था क्रांतिकारियों के दल ने, उसका पूरा नेतृत्व जो है विष्णु सिंह उइके ने किया था। और यहाँ की VCNB में पुलिस के पुराने रिकॉर्ड में एक अपराधी के रूप में उनका नाम जो है दर्ज है। उसमें उनके खिलाफ जो है शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने और लूट का मुकदमा कायम है इसी थाने में, और वो पुराने अभिलेख दर्ज हैं। उसको भी मैंने पुस्तक में स्थान दिया और यहाँ भी लेमिनेशन करा के और यहाँ पर उसको लगाया गया। काफी साल से ये पुलिस स्टेशन खंडहर में तब्दील हो गया था, लेकिन अब इसे एक पुलिस म्यूजियम में बदल दिया गया है और लगभग 100 साल पुराना इतिहास एक बार फिर जीवित हो गया है। म्यूजियम उसकी परछाई है। ये सौभाग्य है बैतूल जिले का कि प्रदेश की ये पहला संग्रहालय है जहाँ पे शहीदों के जितने भी अवशेष हैं, उनके द्वारा छोड़े हुए उनकी जो पावन स्मृतियाँ हैं, उनको सबको संरक्षित यहाँ पर किया गया है और आने वाली पीढ़ियाँ उससे मार्गदर्शन उनको प्राप्त होगा। और ये रानीपुर और ये क्षेत्र जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्मभूमि रही हैं और उनके सबके जो स्मृतियाँ हैं यहाँ पे संरक्षित की गई हैं। म्यूजियम में उस वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से लेकर वो कुल्हाड़ी भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। इतना ही नहीं, म्यूजियम में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें ब्रिटिश काल के पुलिस दस्तावेज भी शामिल हैं। इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी, उनके पूरे हम लोगों ने फोटोग्राफ्स और जीवनियाँ रखी हैं। और इसके साथ ही साथ जो पुलिस में उपयोग में आने वाली जो सामग्री थी, एम्युनिशन थे, आर्म्स थे और जो छोटी मोटी चीज़ें थाने में उपलब्ध रहती हैं, उनका भी डिस्प्ले किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में बैतूल का बड़ा योगदान रहा है। उस वक्त के कई निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं में से एक की ब्रिटिश काल का पुलिस स्टेशन है जो अब एक म्यूजियम की शक्ल ले चुका है। राजेश भाटिया, बैतूल, गुड न्यूज टुडे। चलिए यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कंगना का मंदिर दर्शन। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है,
देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची। का कौन कौन शौकीन है, कौन कौन प्रमोशंस फॉलो करता है? ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे दर्शक भी हम श्योर वहाँ बैठे यही सोच रहे होंगे कि हम कौन सी फिल्म के प्रमोशन की बात कर रहे हैं। तो हम फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की बात कर रहे हैं, जो कि भगवान के दर पहुंची अपनी फिल्म का प्रमोशन करने। कंगना तिरुपति बालाजी के द्वार मत्था टेकने पहुंची हैं। और शिगुप्ता बताओ किस लिए? दरअसल कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए ताकि आपको सफलता मिल जाए, है ना, इसीलिए पहुंची हैं। देखिए लंबे वक्त के बाद कंगना की फिल्म धाकड़ रिलीज होने वाली है। ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए बालाजी से आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर उनके दर पर जाकर पहुंची। Dragonfly, time for action. Copy that, ringmaster. Over and out. एक तरफ फिल्म का प्रमोशन, दूसरी तरफ भगवान के दर्शन। फिल्म रिलीज से पहले कंगना को याद आए भगवान। रोहिणी और शेख दोनों ही बिल की बात कर रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ 20 मई को रिलीज होने जा रही है। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म को लेकर कंगना आजकल प्रमोशन में बिजी हैं। एक तरफ जहां वो इस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो फिल्म की कामयाबी के लिए भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने भी पहुंची। नीले रंग की साड़ी पहने कंगना हाथ जोड़े भगवान तिरुपति की शरण में पहुंची, जहां उनके चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद कंगना ने भगवान बालाजी के दर्शन किए और अपनी फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। अब देखते हैं कि 20 मई को रिलीज होने वाली ये फिल्म धाकड़ दर्शकों को कितनी पसंद आती है और कंगना की भक्ति कितनी रंग लाती है। कठपुतलियां हैं हम सब।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाले के हाथ में है अभी भी। ये कहाँ लगे हुए हो भाई तुम लोग? अरे ये अपना सोशल मीडिया का टाइम हो गया। बिल्कुल, और देखिए कितने एक्साइटेड हर हैं। टाइम फोन पे। हाँ सीरियसली। चलिए, ये लोग कुछ पोस्ट करने वाले हैं तो ये तो देख ही लीजिएगा, लेकिन क्या हलचल हमारे सितारों की भी चल रही है इंस्टाग्राम पर, वो भी देखिए। अपनी पत्नी के आगे किसी और औरत की तारीफ करना पेट्रोल पंप के आगे खड़े होकर सिगरेट पीने के बराबर है। एक्सक्यूज मी मैडम, हम पैर दबाने की नई मशीन बेच रहे हैं, आप लेंगे क्या? जी नहीं, मेरी शादी हो गई है। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। हमारी प्यारी अम्मा, हमारी मोटी अम्मा। ज्यादा चिकनी चुपड़ी बात मत कर। अम्मा, चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए कौन सा घी लगाना पड़ता है? भाई तुम अपना बर्थडे क्यों नहीं मनाते? कोई गिफ्ट ही नहीं देता। देखिए, चाय की चुस्कियों के साथ खबरें बताते बताते वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा भाई। मैं तो हमेशा पॉजिटिव पिक्चर देखती हूँ। मैं आज के गुजरे 1 घंटे की नहीं सोच रही, मैं ये सोच रही हूँ कि कल आने वाले 1 घंटे में हम क्या करेंगे और फिर से मिलेंगे चाय पे चर्चा में लड़कियों। बिल्कुल शगुफ्ता, तो फिलहाल दीजिए इजाजत, क्योंकि आपके लिए कुछ और अच्छी खबरें हमें छांटनी है और कल का मेन्यू भी तो तैयार करना है। बिल्कुल, तो हमेशा इसी तरह से खुश रहिए और अपने आसपास इसी तरह से खुशियां भी बांटते रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए तमाम पॉजिटिव और गुड न्यूज के लिए गुड न्यूज टुडे। मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें।